तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। हमें पता है सीलिया हो या फिर फ्लैजेला हो, ये दोनों ही क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। अगर सीलिया का बात करें तो ये डाइल्यूटिंग मूवमेंट स्टार्ट शो करता था, और लाइक याद आ रहा है। सीलिया छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे नंबर में होते हैं या नहीं होते हैं, बोलो बोलो। यस। हाँ फ्लैजेला सर। कैसा होता है, सिंगल या फिर डबल होता है बट बहुत लंबे होते हैं। सीलिया ह्यूमंस में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है ओमकार, इज सीलिया फाउंड इन ह्यूमन? जवाब है यस। कहाँ पाया जाता है, यस। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, याद आ रहा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी कहा, ट्रैकिया में ट्रैकिया एंड में। ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में। इसके अलावा ये ह्यूमन के फीमेल यानी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में भी पाया जाता है, पता है कि नहीं पता है, जिसे हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। बोलो बच्चों, बोलोगे यस बिल्कुल पता है। ग्रेट, गुड। और हमें पता चला था कि सीलिया फ्लैजेला का अरेंजमेंट 9+2 होता है, 9 डबलेट पेरिफेरल while the two singlet in the center, right? while सेंट्रियोल के बारे में हमने जब पढ़ा तो पता चला सेंट्रियोल ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इन दोनों को साथ मिला के कहते हैं सेंट्रोसोम। यहाँ पे कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है एक्सक्लूसिव इनके लिए, उसे कहते हैं पेरी सेंट्रियोलर फ्लूइड। इनका अरेंजमेंट होता है 9 पेरिफेरल, सेंटर में 0 माइक्रोट्यूब्यूल। करेक्ट, बोलोगे यस। आइए स्टार्ट करते हैं कथा न्यूक्लियस की। खैर न्यूक्लियस को डायरेक्टर मास्टर एंड ब्ला 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 चीज कहते हैं सेल का, यू गाइस नो अबाउट इट, है ना। तो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको देखा था 1831 में, 1831 में। तुम बोलोगे ओके, लेकिन न्यूक्लियस को भी एज अ सेल ऑर्गेनल देखा था उन्होंने। बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बेसिक डाई का यूज किया था। मैंने बताया था ना तुम्हें कि अगर तुम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुमको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा ही नहीं। मैंने बताया था ना। मृणाली प्लीज बताओ, यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए कौन सा डाई यूज करते हैं। ये एम्स में पूछा जा चुका है सवाल। उसके लिए यूज करते हैं जैनस ग्रीन बी, है ना। इस डाई का क्या नाम है, जैनस ग्रीन बी। इस डाई के मदद से हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। जब उस सेल के ऊपर ये डाई छिड़कते हैं, ये डाई में डिप करते हैं उस सेल को, तो हमें यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है। वैसे ही एक डाई का नाम है एसीटोकार्माइन। क्या नाम है, एसीटोकार्माइन। इस डाई की मदद से हम क्या करते हैं दोस्त, न्यूक्लियस को बड़े अच्छे से एकदम क्लियरली देख लेते हैं। तुम बोलोगे ठीक है। न्यूक्लियस में क्रोमेटीन होते हैं, जिसका डिस्कवरी किया था फ्लेमिंग ने। चलो ठीक है, ये सब तो होता रहता है। क्रोमेटीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये सब मैं तुम्हें बता दूंगा। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। वैसे तुम लोग जानते हो, है ना, क्योंकि मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। आइए ध्यान से देखें। सो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। चलो ये सब पहले पहले समझते हैं फोटो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। ये फोटो देखो, ये मेम्ब्रेन दिख रहा है तुमको, ये वाला तुम बोलोगे हाँ। अंदर जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये जो आउटर में दोस्त बना रहा हूँ ना, इसे क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। इन दोनों के बीच में यहाँ पोर दिख रहा है, खाली जगह। तुम बोलोगे हाँ, ये खाली जगह दिख रहा है। इसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर, खाली जगह। बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। कोई दिक्कत है दोस्त, दोस्तों कोई दिक्कत है क्या। इसी आउटर इनर नहीं। दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। और मैंने ये चीज बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वक्त में, कि न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है दोस्तों, वो न्यूक्लियर एनवेलप कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाते हैं किसके साथ, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। मैंने फिगर भी ड्रॉ करके दिखाया था कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट कहाँ से हुआ और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे है। कोई डिस्टिंक्शन वहां पे नहीं होता। याद आ रहा है मृणाली, मैंने बताया था। यस सर। यस, मैंने डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था उसका। ओके, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ध्यान से देखिए, तो इस पूरे आउटसाइड में ये सब क्या है। तुम बोलोगे सर ये तो पूरा साइटोप्लाज्म हो गया ना, क्या ये आउटर बाहर वाला साइटोप्लाज्म हो गया। बोलोगे हाँ, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक। तो अंदर भी तो कुछ फ्लूइड होगा ना यहाँ पे, भाई अंदर में भी तो कुछ फ्लूइड होगा। यस, अंदर में भी फ्लूइड होता है दोस्तों।
और पता है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? ये वाला फ्लूइड, ये वाला फ्लूइड देखो, मैं व्हाइट कलर से थोड़ा बना रहा हूँ। ये अंदर जो फ्लूइड मैं बना रहा हूँ, ये ये फ्लूइड, अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग कहते हैं कैरियोलिम्फ। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कैरियोलिम्फ। बोलो क्या कहते हैं ओमकार? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। या कहते हैं कैरियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? कैरियोप्लाज्म। इतने सारे इसके नाम हैं। यानी तुम इसको कैरियोलिम्फ भी कह सकते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हो, कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हो। बताइए कोई दिक्कत है आपको? बच्चों कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई नो दिक्कत सर। नहीं। तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर ये फ्लूइड इधर भी थोड़ा आ सकता है, इधर भी जा सकता है। हाँ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आता जाता रहता है। उसके लिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक? बोलोगे ओके, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों, इसी फ्लूइड के अंदर एक डार्क बॉडी होता है। एक डार्क बॉडी तुमको देखने को मिलेगा, बहुत डार्क। सेंटर में है जरूरी नहीं हो, साइड में भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी एक जगह होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। इसे राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री। और सर राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। हाँ बोलो। सर मैं थोड़ा बाहर जाके आया, चालू ही है, सुनते हुए कोई जाता नहीं हूँ। कोई नहीं, तुम जाओ बाथरूम जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, कोई नहीं, दिक्कत। जेरॉक्स लाने जा रहा हूँ। तुम बाथरूम जाओ ना, दिक्कत क्या है? जाओ जाओ। जेरॉक्स लाने जा रहा हूँ। Bathroom is a good place. Go and sit नहीं there for a while. You will get जी। relieved from the constipation. Now see, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है? तो इस न्यूक्लियोलस को हम लोग कहते हैं राइबोसोम का फैक्ट्री, इंडस्ट्री। राइबोसोम यहाँ पैदा होता है, बनता है। और राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन ही प्रोटीन बनाता है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? तुम बोलोगे सर ये छोटे छोटे पोर का काम क्या है? तो अभी मैं बताता हूँ काम क्या है। हमारे सेल के अंदर एक होता है डीएनए, नाम सुने हो दोस्तों? कहाँ होता है वो मैं बताऊंगा। ये डीएनए के ऊपर जीवन का कोड प्रेजेंट होता है, कि हम आगे चलेंगे तो हमारे पास दो हाथ आएगा, दो पाँव आएगा, दो कान, दो नाक, है ना, और दो जीभ, दो मुंह, सब आएगा ना? ये सब आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई। तो ये कैसे आता है? ये आता है डीएनए के ऊपर कोड से। ये डीएनए चेंज होता है आरएनए में, और ये आरएनए बनता है प्रोटीन। किस में बनता है? प्रोटीन में। और यही प्रोटीन तो एंजाइम कहलाता है। तुम बोलोगे हाँ सर, और यही एंजाइम एक्शन अपना शो करता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं योगेश दादा? तुम बोलोगे सर उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या योगेश सही है ना? आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। वेरी गुड। अब प्रोटीन से एंजाइम बनने का कोई प्रोसेस नहीं है, प्रोटीन एंजाइम ही है, ठीक है? मैंने बताया था ना, हर डॉक्टर इंसान होता है बट हर इंसान डॉक्टर नहीं होता है। वैसे ही हर एंजाइम प्रोटीन है बट हर प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ठीक है? सुनो, तो ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ डीएनए से जो आरएनए बनता है ना, ये प्रक्रिया चलता है न्यूक्लियस के अंदर। ये कहाँ चल रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो ट्रांसलेशन होता है ना दोस्तों, ये प्रक्रिया होता है साइटोप्लाज्म में, यानी न्यूक्लियस के बाहर, यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म में। तो इस आरएनए को बाहर तो आना पड़ेगा ना न्यूक्लियस के। तो ये आरएनए यहाँ से देखो बाहर आता है, एमआरएनए बन के। दिखा दिखा लाइन दिखा, एमआरएनए दिखा दोस्तों, ये इधर से बाहर आएगा। इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए डीएनए के ऊपर जो कोड लिखा है उसको लेके आता है, और फिर राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बनाता है। बोलो कोई दिक्कत? और प्रोटीन वही काम करेगा जो डीएनए के ऊपर कोड में होगा। अगर दो हाथ बनना है, दो हाथ बनेगा। पांच हाथ बनना है तो पांच हाथ बनेगा। 10 हाथ तो 10 हाथ। दुर्गा जी बन। बोलो कोई दिक्कत? फ्रेंड, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना? थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ क्या? अच्छा, क्या Yes. जरूरी है कि हर सेल में न्यूक्लियस हो? मुझे ये बताओ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जरूरी है कि दुनिया में जितने सेल है सब में न्यूक्लियस हो, हाँ या ना? बताओ। No, sir. नो सर, जरूरी नहीं है। तो ऐसे कौन से सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? कौन बताएगा? आंसर सही है। Prokaryotic cell.
प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, ये सही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये तो एकदम सही बात है। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमा देता हूं, मुझे ये बताओ, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होना जरूरी है या नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या यूकैरियोटिक, बताइए बताइए बच्चों, Yes, sir. यूकैरियोटिक में होना जरूरी है या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है? Is it necessary to have nucleus in a eukaryotic cell? Is it necessary or it may be, it may not be? टेल मी बच्चों, कोई कुछ बोल ही नहीं, सबके सब सन्नाटे में चले गए भाई, क्या चल रहा है? मृणाली तुम तो बोलो। एक ने तो जवाब दिया, मधु ने तो बोला भाई प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, ठीक है, वो तो सही था। मृणाली तुम भी तो कुछ बोलो, लगता है आज नहीं बोलेंगे। मैं जानबूझ के तुम लोगों से पूछ रहा हूँ बिकॉज यू गाइस नो आंसर। मधु तुम कोई गेस करोगी? एनी गेस फॉर यूकैरियोटिक? हाँ सर, होते हैं। नेसेसरी है, इज इट नेसेसरी? और इट मे बी, इट मे नॉट बी। It may be. इट मे बी और मे नॉट बी, ओके, एकदम सही आंसर, मे बी। आंसर बिल्कुल सही है, जिनका भी, योगेश का भी, इनका भी, मे बी। क्योंकि हम जानते हैं एक सेल का नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसे इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। याद आया योगेश दादा? बोलोगे यस सर, याद आया। भाई ये ऐसा सेल है ना ह्यूमन में, ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना इसमें गोल्जी बॉडी होता है, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना इसमें लाइसोसोम होता है, ना ही इसमें न्यूक्लियस होता है, कुछ नहीं होता। क्या याद आ गया योगेश? इसमें होता है तो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन, बस कुछ नहीं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, न्यूक्लियस तक नहीं होता, ठीक है? तो बिना न्यूक्लियस के भी सेल होते हैं। मुझे ये बताओ, क्या एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं? बोलोगे बिल्कुल आराम से। डब्ल्यूबीसी, उसमें तो न्यूक्लियर लोब भी प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएट भी कह देते हैं, आराम से होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन तुमको बहुत सारे सेल्स में देखने को मिल जाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो न्यूक्लियस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर से अपने कहानी पे आए। अच्छा, फोटो तो यहाँ दिया था न्यूक्लियस का, ओहो कहानी। देखो, ये जो होल दिखाया है ना दोस्तों, ये होल, ये जो होल दिखाया है ना छोटे छोटे, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। देखो दिखा रहा है, दिखा रहा है ना? बोलोगे यस सर, दिखा रहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है? ये गोला सा दिख रहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, राइबोसोम फैक्ट्री। मैं एक बात बता दूं, राइबोसोम, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। यानी सेल में जितना भी प्रोटीन बनता है वो सब के सब राइबोसोम की मदद से बनता है, चाहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बने, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर बने, या तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने, या क्लोरोप्लास्ट के सब किसके मदद से बनेंगे? ओनली एंड ओनली राइबोसोम। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, सिर्फ यही अकेला वो आदमी है जो राइबोसोम को बना सकता है, इसीलिए इसे कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। ये है राइबोसोम फैक्ट्री, और राइबोसोम खुद क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये येलो सा फ्लूइड दिख रहा है तुम लोगों को अंदर? बोलोगे हाँ, अंदर येलो सा फ्लूइड तो दिख रहा है, इस फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर कैरियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? कैरियोप्लाज्म, या तो कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कोई दिक्कत है? इसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, देखो आउटर मेम्ब्रेन इसके साथ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पे। तो तुम ये डिस्टिंग्विश, यहाँ तो फोटो में तुमको दिखा रहा है ना अलग अलग कलर से, बट जब आप सेल के अंदर देखते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ स्टार्ट हुआ और न्यूक्लियस का आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ स्टार्ट हुआ, क्योंकि सब एक दूसरे में एकदम इंटरवाइंड होता है, मिक्स्ड होता है। तो हम कंटिन्यूअस सीधा बोल देते हैं कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। मैंने बताया ही था, बोलोगे हाँ। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है छोटा सा थोड़ा सा, उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, जब सेल को आप नॉर्मली देख रहे हैं, मैं चलता हूं थोड़ा सा
सेल साइकिल की तरफ चलूं क्या बच्चों? क्या मैं दौड़ पड़ूं? चलो हाँ चलो सर। चलो। एक सेल छोटा सा जन्म लिया है। ये सेल समय के साथ बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्यों बड़ा होता जाएगा भाई? क्योंकि क्योंकि एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, टूट रहा है कम, है ना, हम जानते हैं। जब ये बड़ा होता है तो हमें पता है कि क्या होता है, वॉल्यूम सरफेस एरिया रेशियो गड़बड़ हो जाता है, या कैरियो एंडोप्लाज्मिक रेशियो गड़बड़ हो जाता है। मैंने बताया था ये सब चीजें, फिर से मैं नहीं बताऊंगा। तो इसकी वजह से ये सेल फिर से डिवाइड करेगा और दो सेल बनेंगे, फिर ये भी सेल ग्रो करेगा, और ये अपना इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो इस पूरे जीवन चक्र को हमने कितने हिस्से में बांटा है? दो हिस्से में। एक को कहते हैं, अरे यार बिल्ली है या चूहा है, या बंदर है या गधा है मेरे घर में उसके, इंटरफेज, और कौन सा होता है, एक एम फेज, है ना। इंटरफेज को हमने कितने हिस्सों में बांटा था योगेश दादा? जीवन, एस, और G2 फेज। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं? और ये है एम फेज। एम फेज के बाद फिर से कौन सा फेज आता है? फिर से जीवन। यानी जीवन वो फेज है जब सेल डिवाइड करके अभी अभी आया है, जीवन। उसके बाद एस फेज में डीएनए खुद को डबल करता है, सेंट्रियोल खुद को डबल करता है। G2 फेज में आके वो सेल डिवीजन के लिए एंजाइम, प्रोटीन, ये सब तैयार करता है। एम फेज में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? तो जब तुम सेल को इस वक्त देख रहे होगे, इस वक्त देख रहे होगे, इस वक्त देख रहे होगे, इन तीनों टाइम में, तो तुमको न्यूक्लियस के अंदर यूं स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देख रहे हो यूं, ऐसा कुछ। ये जो धागा तुमको देखने को मिलेगा ना इस तीनों टाइम में, इस धागा को क्या कहते हैं? क्रोमैटीन। क्या कहते हैं? क्रोमैटीन। तुम बोलोगे सर आपने कल ही मुझे बताया था क्लोरोप्लास्ट के वक्त में कि ये जो क्रोमा वर्ड है ना, ये पिगमेंट के लिए यूज करते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? फिर क्रोमैटीन नाम क्यों पड़ा है ना? फिर इसका नाम क्रोमैटीन क्यों पड़ा? क्योंकि ये इतना आसानी से दिखेगा नहीं। जब तक इसको डाई नहीं करोगे कलर से, तब तक ये आपको दिखेगा ही नहीं। और जब आप इसको डाई करते हो तो ये कलर्स इस पे दिखते हैं। ये क्या दिखता है? कलर्स वो। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्रोमैटीन। टीन यानी धागा। बोलो समझ में आया? यानी कलरफुल धागा कहाँ पे देखने को मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर। बोलो भैया कोई दिक्कत है क्या? कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आज सबने प्रण खाया है। देख रही हो मृणाली? फील इरिटेटिंग। अब समझ में आया? अब बोलेगी, देखो अब बोलेगी। क्रोमैटिन। अब देखो जब सेल डिवाइड करेगा, ध्यान से सुनिए, जब सेल डिवाइड करने के लिए आ जाएगा यानी एम फेज में आएगा, और तब तुम सोचोगे कि चलो भैया न्यूक्लियस को जरा देखते हैं। तो न्यूक्लियस में तुमको धागे नहीं दिखेंगे, तुमको दिखेंगे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे। और वो भी जोड़े में, कि मैं तो इसके साथ रहूंगा और मैं तो उसके साथ रहूंगा। इधर देखो, ऐसे स्ट्रक्चर। तुम बोलोगे अरे ये तो गजब आदमी है, मतलब ये गजब बात हो गया। अभी पहले देख रहे थे तो ये धागा ऐसे ऐसे दिख रहा था, अब देख रहे हैं तो ये दिख रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। मैंने कल ही बताया था क्रोमो मतलब क्या होता है? पिगमेंट या कलर। बोलोगे हाँ। सोम मतलब मैंने बताया था बॉडी। तो इसमें भी कलर्ड बॉडी देखने को मिलते हैं। बोलोगे अच्छा, कलर्ड होते नहीं है, हम डाई करते हैं इसको देखने के लिए, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, बोलोगे ओके। तो इसे कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम बनता कैसे है? तो ये जो धागा है ना दोस्तों, जिसे हम लोग अभी क्या कह रहे हैं? क्रोमेटीन नेट या क्रोमेटीन फाइबर, जाल। उस क्रोमेटीन को ही जब कंडेंस कर दिया जाता है, कंडेंस यानी पानी को, पानी जो वेपर होता है ना, पानी वेपर फॉर्म में, जब वो कंडेंस हो जाता है तो क्या बनता है? लिक्विड बन जाता है कि नहीं बन जाता? वैसे ही जब ये कंडेंस हो जाएगा, अभी तो उलझा हुआ है ना, जब ये अनटैंगल हो जाएगा तो ये कुछ यूं स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगा। बोलो बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो अब तुम बोलोगे ओ ओ ओ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्रोमोसोम हमेशा हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तभी देखने को मिलेगा। तो जवाब है यस, ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। इसीलिए क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, 30 मिनट या 1 घंटा। इसके अंदर पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, नहीं तो कहानी समाप्त। सेल अपना डिवाइड कर रहा होता है। बोलो कोई दिक्कत? और बाकी समय, अगर 24 घंटे का सेल साइकिल है तो बाकी 23 घंटे तक आपको यही देखने को मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत है?
नहीं बोलोगे सर। नहीं? सर क्या योगेश बताओ? नहीं सर। कोई तकलीफ नहीं। अब तुम बोलोगे सर क्रोमेटिन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ये डीएनए कहाँ चला गया? डीएनए के बारे में जरा बताइए। तो आओ डीएनए के बारे में जाने। ये धागा है एक डीएनए। ये धागा क्या है दोस्त? डीएनए। और हमारे सेल में डीएनए कितना बड़ा होता है मालूम है? शायद तुमको सुन के चक्कर भी आ जाएगा। 2.2 मीटर। भाई 2.2 मीटर लंबा सेल होता है। समझ रहे हो? क्या तुम बोला? बोलोगे ये कैसे? हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ कौन? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं बोले हो तो ध्यान से सुनो। तो और हमारा सेल किस में होता है? हमारा सेल तो माइक्रोमीटर में होता है कि नहीं होता है भाई? 50 माइक्रोमीटर। 50 तो क्या ज्यादा बोल दिया, मतलब 10 माइक्रोमीटर। आरबीसी हमारा 7 माइक्रोमीटर का होता है। रेड ब्लड सेल 7 माइक्रोमीटर का होता है, पता है? तो उसी के आसपास पकड़ लो ना, 10-15 इतने माइक्रोमीटर का। और हमारा सेल डीएनए कितना? 2.2 माइक्रोमीटर। और मैं तुम्हें बता दूं, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1/, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना मीटर होता है, देख लो। यानी 0.00000001। इतने छोटे वाले सेल में, इतने छोटे वाले सेल में हमको 2.2 मीटर का डीएनए एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे भाई? मधु, एनी क्लू? कैसे कैसे करेंगे एडजस्ट? कोई तरीका? देखो इतना छोटा है, अरेंज करना है 2.2 मीटर, और ये इतना मीटर का। कोई आइडिया? नो सर। नो भाई, इसके पास आइडिया वाइडिया नहीं है। किसी और के पास आइडिया? वोडाफोन, जियो, एयरटेल, कुछ? कंडेंस। कंडेंस नहीं, क्वाइल। क्वाइल क्वाइल। वाइल्ड सिस्टम। हम क्या करते हैं, हम नहीं मतलब भगवान ने, प्रकृति ने क्या किया, बोला कि देखो भैया 2 मीटर का डीएनए तो इसमें एडजस्ट हो नहीं पाएगा ना, तो एक काम करो, हम इसको कर देते हैं क्वाइलिंग। क्वाइलिंग क्वाइलिंग। तो क्वाइल करते हैं कैसे, इस चीज के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, बस मैं ये बोलूंगा कि इस डीएनए को जो क्वाइल करते हैं उसमें कुछ प्रोटीन का मदद लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, वहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन पैक करते हैं उन चीजों को, और जब एक पूरा ऐसा धागा लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इसे कहते हैं क्रोमेटीन। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमेटीन। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब ये जो क्रोमेटीन धागा हमें दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, इसी के अंदर डीएनए बैठा है ना? तो जवाब है यस, इसी के अंदर डीएनए बैठा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत? तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, तुम बोलोगे सर इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ क्या, कि क्रोमेटीन इज इक्वल्स टू हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान से देखना, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए? मैं बोलूंगा यस। इस डीएनए को हमने इसकी मदद से पैक कर दिया, और इन दोनों को जो मिला के स्ट्रक्चर देते हैं उसे कहते हैं क्रोमेटीन। बताओ कितने लोगों के ऊपर से चला गया भाई? ओमकार के तो बहुत ऊपर से चला गया होगा। मृणाली, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और यू आर अंडरस्टैंडिंग? I am understanding, sir. ओके, ग्रेट, गुड, वेरी आ वेरी गया गुड। सर आप? चलो बाथरूम से आ गए, फीलिंग गुड? नहीं सर, जेरॉक्स लाने गया अच्छा, था। अभी भी फीलिंग गुड नहीं है? मैग्नीशियम का टैबलेट लो, खाली हो जाएगा पेट। ठीक है, टेंशन मत लो। नहीं आगे आओ। नहीं सर, बाथरूम नहीं आ, गया था मैं। आगे आओ दोस्तों, आगे। क्रोमेटीन समझ में आ गया? तुम बोलोगे यस समझ में आ गया। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इधर देखो, यहाँ। वैसे क्रोमोसोम के बारे में तो आगे पढ़ेंगे, तो छोड़ दो अभी। आओ आगे पहले चलते हैं, न्यूक्लियस को ही देखते हैं। तो मुझे लगता है न्यूक्लियस के सारे स्ट्रक्चर्स को तो तुमने समझ ही लिया। बचा क्या? कुछ नहीं बचा, सब तो धुआं धुआं कर दिया तुम। देखो, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मैंने बता ही दिया है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है ना, इनके मेम्ब्रेन और इनके फ्लूइड दोनों को मिला के बोल रहा प्रोटोप्लाज्म, which controls all cellular metabolism and encloses genetic information of cell। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कैसे करता है? क्योंकि इसके पास है डीएनए, और डीएनए के ऊपर है जीवन का कोड, है ना? हमारे बॉडी में या हमारे सेल के अंदर जो भी चीज हो रहा है, वो सब इस वजह से हो रहा है
क्योंकि हर चीज के लिए एक ना एक कोड प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर। तुम बोलोगे ओके। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी हम अपने माता पिता की तरह दिखते हैं, इंसान है इंसान की तरह दिखते हैं, बंदर है बंदर की तरह दिखते हैं। क्यों मधु, सही बात है कि नहीं है? तो ऐसा कैसे दिखते हैं? क्योंकि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक, है ना, वो हमारे माता पिता से आया है। गॉट इट? अरे गॉट इट। और ये सब होता कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है दोस्तों? न्यूक्लियस के अंदर। अब जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन एटलीस्ट वन न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के पास जनरली एक न्यूक्लियस तो होता है, तुम जानते हो। बट कुछ कुछ में एब्सेंट भी होते हैं, जैसे फ्लोएम के सीव ट्यूब में। फ्लोएम जब पढ़ोगे ना प्लांट के ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम में, मैं बताऊंगा, और एनाटॉमी में भी, तो तुम्हें पता चलेगा उसका एक कंपोनेंट है सीव ट्यूब, है ना। इसके बाद इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, मैंने बताया ना मैमल्स का, उस सब में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट को कैरियोटिक भी कहते हैं। कैरियो मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है। तो डाई कैरियोटिक हो सकता है, पैरामीशियम प्रोटिस्टा से आता है। मल्टी कैरियोटिक हो सकता है, कुछ कुछ फंजाई, हमने देखा है। बताओ दोस्तों, ये समझ में आया है क्या? बोलोगे यस आया है। अब देखो, द इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेशल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, है ना, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, क्रोमेटीन वाला, ये दोनों स्ट्रक्चर तुमको तभी देखने को मिलेगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। हमने देखा है कि जब सेल डिवाइड करता है तब तो हमें न्यूक्लियर एनवेलप भी देखने को नहीं मिलता, न्यूक्लियोलस भी देखने को नहीं मिलता, क्रोमेटीन भी देखने को नहीं मिलता। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है? क्रोमोजोम। क्या देखने को मिलता है? क्रोमोजोम। अरे हाँ या ना, बोलो तो। हाँ सर। और तो और हमें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को नहीं मिलता भाई। योगेश दादा, क्या मैं गलत हूँ क्या? कुछ नहीं देखने को मिलता, सब गायब, सब गायब। आइए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 15 nanometer called the perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म के में जो चीजें हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर है। सब जानते हो, बच्चों वाला चीज है, नर्सरी क्लास के बच्चों। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस। हाँ, ये लाइन तब से यही लाइन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आउटर मेम्ब्रेन, बार बार मैं आउटर मेम्ब्रेन का ही मैं बोल रहा था, है ना। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बेयर्स राइबोसोम। राइबोसोम बेयर करेगा तो क्या हो जाएगा? RER। यानी तुमको पता ही नहीं चलेगा कि न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन कहाँ शुरू हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ शुरू हो गया, ये कहाँ खत्म ये कहाँ शुरू, क्योंकि एक दूसरे में ऐसे मिक्सड अप होते हैं ना, पता ही नहीं चलता। वही है ये लाइन, मैंने फोटो बना के दिखाया था, अब मैं नहीं बनाऊंगा। बोलो, इस न्यूक्लियस के फोटो में कोई दिक्कत है क्या किसी को दोस्तों? नहीं सर। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दिक्कत हुआ देन आई एम गोइंग टू ब्रेक द बोन्स। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pore, which are formed by the fusion of two membrane. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फोटो ऐसे बनाया है ना, ये फोटो ध्यान से देखो, मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। ये आउटर मेम्ब्रेन है दोस्तों, और नीचे वाले को देखो ग्रीन कलर से, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये दोनों देखो आपस में यहाँ पे फ्यूज किए हैं ना, यहाँ पे आपस में फ्यूज किया है ना। तो तुमसे पूछा जाएगा नीट में, अगर पूछते हैं कि न्यूक्लियर पोर कैसे बन रहा है, तो जवाब क्या देना है? न्यूक्लियर पोर बनता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के फ्यूजन से। बोलो, याद रखोगे क्या दोस्तों? याद रखोगे क्या? यस सर। याद तो रखना ही पड़ेगा। Okay, these nuclear pore are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। अंदर भी जा सकता है चीजें, अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत? The nuclear matrix or the nucleoplasm contain nucleolus and chromatin। ये जानते हो,
न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है ना, उसी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियर कैरियोलिम्फ या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इनके अंदर दो ही चीज होता है, या तो न्यूक्लियस और क्रोमेटिन, बस दो ही चीज होता है। बोलोगे ठीक है, ओके। उसके बाद है क्रोमेटिन फाइबर, कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। देख लो, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी क्रोमोसोम कब बनता है? ओनली एंड ओनली सेल डिवीजन के वक्त में। उससे पहले क्रोमोसोम नाम का कोई शब्द भी नहीं होता है। क्रोमोसोम वर्ड does not exist before cell division and after cell division. It only exists during cell division. ये क्रोमोसोम नाम का शब्द तभी एग्जिस्ट करेगा जब सेल डिवीजन हो रहा है। और कौन बनाता है? ये क्रोमेटिन ही कंडेंस हो जाता है। सो क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन। मैंने बताया था ना, क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये एक्चुअली बेसिक प्रोटीन है। इनके बारे में हम बात करेंगे कहाँ पे? जेनेटिक्स में। अभी बात ही नहीं कर सकते। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और कुछ आरएनए होते हैं। ये सब बातें होंगी जेनेटिक्स में, अभी कुछ नहीं। ठीक, इसको रोक दीजिए, आगे आइए। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। The content of the nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not membrane-bound structure. It is site for the active ribosomal RNA synthesis, hence also known as ribosome factory. अब जिन बच्चों को नहीं पता वो देखें, यहाँ पे ये लाल कलर से दिखाया है ना, तो ये लाल कलर से जो दिखाया है ना, इस लाल कलर के पास किसी भी तरह का बाउंड्री नहीं है। इसको फोटो को देखना है तो इधर देखो, क्या लिखा है? न्यूक्लियोलस। यहाँ देखो, ये न्यूक्लियोलस। क्या कोई बाउंड्री है न्यूक्लियोलस के पास? बोलोगे नहीं। इसका मतलब न्यूक्लियर फ्लूइड या कैरियोप्लाज्म इसके साथ मिक्स होता रहता है। तुम बोलोगे हाँ, मिक्स होता रहता है। और मैं तुम्हें बता दूं, न्यूक्लियोलस बनाता क्या है? न्यूक्लियोलस बनाता है आरएनए। क्या बनाता है? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और हम जानते हैं राइबोसोम किस किस चीज से बना है? योगेश दादा, तुम बोलोगे सर राइबोसोम बनता है प्रोटीन से और आरएनए से। और आरएनए कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। इसीलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? यार इतना बोल बोल के मेरा गला खराब हो गया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। नहीं है सर। तुम तो बाथरूम में बैठे हो, फिर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो? देखो, लार्जर सर मैं एंड बाहर मोर। गया था। अच्छा अच्छा, लार्जर एंड मोर मतलब खेत की तरफ गए थे ना तुम? खेत ही जाते हो तुम, गुड। देखो, नहीं सर, लार्ज वो एंड, मृणाली की जेरॉक्स लाने गया था। अच्छा मुझे लगा बाहर बाथरूम जाते हो, ठीक है। लार्जर नहीं। एंड मोर, अच्छा, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान से सुनो, उस सेल में, जिन सेल को प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए, उस सेल में न्यूक्लियोलाई, उस सेल में न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियोलाई बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? यानी एक से ज्यादा भी हो सकता है, और साइज भी उसका बड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको राइबोसोम ज्यादा बनाना है। और राइबोसोम ज्यादा होगा सेल में तो प्रोटीन ज्यादा बनेगा। बोलोगे हाँ, सही बात है। न्यूक्लियोलस इज यूजुअली अटैच्ड टू क्रोमेटीन एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना इस पॉइंट को, अभी जब क्रोमोसोम पढ़ाएंगे ना, है ना, क्रोमोसोम जब पढ़ाएंगे ना तब मैं बताऊंगा कि क्रोमोसोम का वो पार्ट, ध्यान से सुनिए, क्रोमोसोम का वो पार्ट जहां पे न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस चिपका हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, उस पार्ट को ध्यान से सुनना। क्रोमोसोम के उस पार्ट को, जिस पार्ट पे न्यूक्लियोलस चिपका है, उस पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। बोलो कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? इज देयर एनी प्रॉब्लम? याद रखोगे? यस याद सर। तो रखना पड़ेगा। ठीक है, मिलो नेक्स्ट मीटिंग में, जल्दी से आइए।